वेलकम टू द फाइनल लेक्चर ऑफ चैप्टर 4। और ये लेक्चर फाइनल इस सेंस में है कि ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। ज़ाहिर है हम इसके बाद एक लेक्चर और करेंगे जिसमें मैं पूरे चैप्टर की समरी को डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन उस समरी के अलावा ये आखिरी टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव मोशन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस सेंस में भी कि इसी टॉपिक को आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज़ भी कहते हैं, जो उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप फिज़िक्स में बार बार सुनेंगे, ख़ासकर जब स्पेशल रिलेटिविटी आप पढ़ेंगे तो फिर इसका बहुत ज़्यादा जिक्र आएगा। तो ये टॉपिक रिलेटेड है एक और टॉपिक के जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उस टॉपिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको दोबारा से अगर देखना चाहें तो देख लें। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो फर्स्ट लॉ के बाद मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, यानी फर्स्ट लॉ के बाद मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे नहीं गया था बल्कि एक और टॉपिक डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ के बाद, और उस टॉपिक का नाम था इनर्शियल फ्रेम्स। और उस टॉपिक में हमने बहुत डिटेल से ये बात डिस्कस की थी कि जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो हमें एक ख़ास किस्म के फ्रेम्स देता है और उन फ्रेम्स को हम इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। इस तरह कि अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वर हों जो एक दूसरे के लिहाज से इनर्शियल फ्रेम में हों और वो मूव कर रहे हों, किसी रिलेटिव मोशन में हों, तो फिर अगर वो किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक जैसा आएगा। दूसरे अल्फाज में हमने ये प्रूफ किया था कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, अगर उसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में अप्लाई करते हैं तो वो लॉ जो है वो सेटिस्फाई होगा। यानी एक फ्रेम में एक बंदा या एक ऑब्जर्वर जो है, अगर वो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता है तो उसके रिजल्ट और एक दूसरे फ्रेम में जो पहले के लिहाज से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, जिसका मतलब है कि वो इनर्शियल है पहले के लिहाज से, अगर उसमें कोई ऑब्जर्वर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता है तो वो जो रिजल्ट्स ऑब्टेन करेगा वो पहले वाले के साथ मैच करेंगे। यानी जब दो फ्रेम्स हैं जो एक दूसरे के लिहाज से इनर्शियल होते हैं, यानी या तो वो रेस्ट के ऊपर होते हैं या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे के रिलेटिव, उनमें जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो एक जैसा रिजल्ट देता है। ये रिजल्ट हम पहले प्रूफ कर चुके हैं इनर्शियल फ्रेम्स वाले टॉपिक में। आज हम इसी रिजल्ट को डायरेक्टली प्रूफ करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज़, और वो जो वेलोसिटीज़ का हम फार्मूला ड्राइव करेंगे उसी को रिलेटिव मोशन, क्योंकि मोशन रिलेटिव है तो यानी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के हिसाब से एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है। तो जो हम वेलोसिटीज़ का जो फार्मूला ड्राइव करेंगे उसी को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है वो ये है कि हम वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। वेलोसिटी किसकी? दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के लिहाज से मोशन में हैं, यानी उनके दरमियान रिलेटिव मोशन पाई जाती है, तो वो जो वेलोसिटी मेजर करेंगे एक ऑब्जेक्ट दूसरे की जो मोशन में है, उस वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं और इस मोशन को रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है प्रॉब्लम की वो ये है कि हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, और अगर ऑब्जर्वर हैं तो जाहिर है उनका कुछ ना कुछ फ्रेम भी होगा। फ्रेम मींस जहाँ पे खड़े होके वो कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दो रेफरेंस फ्रेम बना सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये पहला रेफरेंस फ्रेम है, यानी जहाँ पे पहला ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इस ऑब्जर्वर को मैं नाम देता हूँ एस का, और इससे कुछ फासले पे एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो ऑफ कोर्स इस पहले के लिहाज से मूव कर रहा है, या ये पहला जो है ये दूसरे के लिहाज से मूव कर रहा है क्योंकि इसी चीज़ को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, लेट दिस बी द सेकंड ऑब्जर्वर एंड वी कॉल दिस एस प्राइम। तो ये दो ऑब्जर्वर हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम x और x प्राइम डिफाइन कर लेते हैं, और जो y एक्सिस होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का उसको हम y और y प्राइम डिफाइन कर लेते हैं। अब ये दो ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। अब ये दो ऑब्जर्वर जो हैं, जो s और s प्राइम हैं, दो मुख्तलिफ फ्रेम्स में, और ये फ्रेम जो हैं ये एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव मोशन में है, विच मीन्स कि अगर s रेस्ट के ऊपर है तो s प्राइम जो है वो s के लिहाज से मूव कर रहा है, या फिर अगर s प्राइम रेस्ट में है
तो एस प्राइम के लिहाज से मूव कर रहा है या फिर ये दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे के लिहाज से, इन सारे केसेस में जो मैंने बताए हैं इनकी मोशन जो है वो रिलेटिव मोशन बनती है। अब ये हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हैं दो रेफरेंस फ्रेम्स में, और ये किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर करते हैं या पोजीशन मेजर करते हैं या एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। तो फ़र्ज़ करें जो इस ऑब्जेक्ट की ये मेजरमेंट कर रहे हैं वो ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कोई और शख्स हो सकता है जो किसी कार में सवार है और वो कार मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, इन जनरल उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये कोई बॉल हो सकता है जिसको कोई बंदा ऊपर हवा में फेंकता है और ये एस और एस प्राइम उसकी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और ये ऑब्जर्वर एस और एस प्राइम उसकी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब वो इसकी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या चीज़ें निकालना चाहेंगे, सबसे पहले उसकी पोजीशन निकालना चाहेंगे, क्योंकि एक दफ़ा पोजीशन आ गई तो वहाँ से ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही हमें पता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का क्रक्स है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है इस पार्टिकल के बारे में, उसकी हिस्ट्री को बताने के लिए, यानी उसके मुस्तकबिल को बताने के लिए, उसके पास्ट को बताने के लिए, वो हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हम इस एस के लिहाज से इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं और जो एस के लिहाज से इस पार्टिकल की पोजीशन है वो है आर। अगर ये पार्टिकल P है, इसको मैं नाम P का दे लेता हूँ, तो P की पोजीशन जो S के लिहाज से है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर पी एस, और ये वेक्टर है क्योंकि ये S के ओरिजिन से स्टार्ट होता है और P तक जाता है। और सिमिलरली जो इस P की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ S प्राइम, इसको मैं एक पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये पोजीशन वेक्टर है आर पी एस प्राइम। और सिमिलरली अब मुझे एक और पोजीशन वेक्टर चाहिए जो S के लिहाज से S प्राइम की पोजीशन को रिलेट करे। तो जो तीसरा पोजीशन वेक्टर आएगा वो S की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम, और मैं इसको नाम दे लेता हूँ आर एस प्राइम एस। अभी यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ मैं फिर रिपीट करूँगा जब मैं इस टॉपिक के रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करूँगा, और वो चीज़ ये है कि ये जो मैंने नाम दिए हैं ये वाले आर पी एस, आर एस प्राइम एस और आर पी एस प्राइम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको ज़हन नशीन कर लें। ये इस प्रॉब्लम में, इस एग्जांपल के लिए जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके लिए मैंने इनको ऐसे डिफाइन किया है कि जो आर पी एस है ये पोजीशन बताता है पार्टिकल P की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर S। ठीक है, तो जो पहला ये सबस्क्रिप्ट है ये उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है या उस ऑब्जेक्ट को बताता है जिसकी पोजीशन मेजर की जा रही है, और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है ये उस ऑब्जेक्ट की बताता है, उस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है जो पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो आर पी एस है इसमें जो P है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन मेजर की जा रही है, और ये जो S है ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन मेजर कर रहा है या जिसके लिहाज से पोजीशन मेजर की जा रही है। सिमिलरली ये जो आर एस प्राइम एस है ये हमें पोजीशन दे रहा है ऑफ ऑब्जेक्ट S प्राइम विद रिस्पेक्ट टू S, एंड सिमिलरली जो आर पी एस प्राइम है ये हमें पोजीशन दे रहा है पार्टिकल P की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर S प्राइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्चुअली राइट इट फॉर वन ऑफ देम, या फिर इन जनरल मुझे ये लिखने दे कि जो RPS है ये P की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू S, और सिमिलरली RS प्राइम S और RPS प्राइम जो हैं ये पोजीशंस बताते हैं S प्राइम की विद रिस्पेक्ट टू S और P की विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम। चलें अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म हमने देनी है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और आगे वाली जो कैलकुलेशंस हैं बहुत सिंपल हैं, हम सिर्फ इससे नताइज अखज़ करेंगे, देखेंगे आप कैसे। बट दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा जब मैं अभी दो एग्जांपल्स कराऊंगा तो फिर भी यही डायग्राम
करवाऊंगा आपको। आप सारे प्रॉब्लम्स रिलेटिव मोशन के सॉल्व कर सकते हैं उनकी डायग्राम्स ड्रा करके, और डायग्राम से आपकी जो इंट्यूशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। अब अगर आप देखें तो ये जो पी, एस प्राइम और एस हैं, ये तीन हमारे पास एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और इस ट्राइंगल को हमें तीन वेक्टर रिलेट करते हैं। तो हम इनके ऊपर वेक्टर अलजबरा अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं, जो हेड टू टेल रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो वेक्टर आर एस प्राइम एस है, ये एस से शुरू होके एस प्राइम तक जा रहा है, और जो आर पी एस प्राइम है वो एस प्राइम से शुरू होके पी तक जा रहा है। तो यूं लगता है कि जैसे ये आर एस प्राइम एस और आर पी एस प्राइम जो हैं, ये ऐड होके हमें क्या दे रहे हैं, ये रिजल्टेंट दे रहे हैं आर पी एस। तो इनकी जो वेक्टर इक्वेशन बनती है वो बनती है आर पी एस इक्वल्स आर एस प्राइम एस प्लस आर पी एस प्राइम। तो ये पोजीशन वेक्टर आते हैं, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। आपने हमेशा जब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो इसी तरह की एक इक्वेशन लिखनी है जो आपके केस में सेटिस्फाई हो, सही है। तो अब ये हमने उनकी उस पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट कर ली है रिलेटिव टू एस प्राइम एंड एस। ये इक्वेशन हमें सिंपली ये बताती है कि जो P की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू S वो इक्वल है S प्राइम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू S प्लस P की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम। सिंपली ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो P की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू S, उसी को हम यूं भी लिख सकते हैं कि S प्राइम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू S प्लस P की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम। तो ये इक्वालिटी है हमारे पास कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेक्टर है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है। अब हम अगर फर्ज कर लें कि जो एस प्राइम है वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू s, तो हम सिंपली इस इक्वेशन का टाइम डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी का रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं इस इक्वेशन का टाइम डेरिवेटिव लूँ तो अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं वेलोसिटी का रिलेशन, तो हमें चाहिए वेलोसिटी। तो मैं इस इक्वेशन का टाइम डेरिवेटिव लेता हूं, और वो टाइम डेरिवेटिव इसका बन जाएगा डी आर पी एस डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स डी आर एस प्राइम एस डिवाइड बाई डी टी प्लस डी आर पी एस प्राइम पी एस प्राइम डिवाइड बाई डी टी। और ये सिंपली पोजीशन वेक्टर के टाइम डेरिवेटिव हैं जो हमारे पास वेलोसिटी होती है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें देगी वी पी एस इक्वल्स वी एस प्राइम एस प्लस वी पी एस प्राइम। तो ये हमारे पास इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वेलोसिटी का रिलेशन आ गया है, और ये रिलेशन हमें ये बताता है कि जो पार्टिकल P की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू S, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर S, वो इक्वल है S प्राइम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू S प्लस P की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम। दिस इज अ वेरी सिंपल रिजल्ट। और यही जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, जो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है, और यही है हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे हमारे पास चीज़ें इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं। फर्ज करें कि मैं इस वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ, तो फिर मेरे पास रिजल्ट कैसे आएंगे। जब आप वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो चलें एक्सेलरेशन इस इक्वेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव लूँ तो ये बनेगा डी वी पी एस डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स डी वी एस प्राइम एस डिवाइड बाई डी टी प्लस डी वी पी एस प्राइम डिवाइड बाई डी टी। और ये सिंपली हमें एक्सेलरेशन देता है, तो ये बन जाएगा ए पी एस इक्वल्स ए एस प्राइम एस प्लस ए
पी एस प्राइम। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया है। ये किस चीज़ के एक्सेलरेशन का रिलेशन आया है? ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आया है जो मुख्तलिफ फ्रेम में खड़े हुए ऑब्जर्वर मेजर करते हैं उस पार्टिकल पी का। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो पी का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एस वो बराबर होता है एस प्राइम का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस पी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम। बिल्कुल ऐसी ही इंटरप्रिटेशन है जैसे ऊपर मैंने पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी की इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन यहाँ से हम एक बहुत कमाल का रिजल्ट अखज कर सकते हैं। और वो रिजल्ट ये है कि फ़र्ज़ करें ये जनरल रिजल्ट है, ये किसी भी फ्रेम के ऊपर लागू होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एस प्राइम और एस जो हैं ये एक दूसरे के रिलेटिव जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये इनर्शियल फ्रेम हो। दिस इज़ द जनरल रिजल्ट। लेकिन अगर ये फ्रेम इनर्शियल हो तो फिर देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। इनर्शियल फ्रेम होने का मतलब ये है कि ये जो एस प्राइम है और ये जो एस है ये यूनिफॉर्म रिलेटिव स्पीड से मूव कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, या तो रेस्ट के ऊपर होंगे या फिर यूनिफॉर्म रिलेटिव स्पीड से यानी कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड से मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि अगर एस प्राइम की स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू एस वो कांस्टेंट है, यानी ये फ्रेम जो हैं दोनों इनर्शियल हैं, तो यहाँ पे हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि इफ एस प्राइम मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एस, फिर क्या होगा, फिर ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास, ये वाला डेरिवेटिव जो है ये वाला डी वी एस प्राइम एस, फिर जो ये वाला है डी वी एस प्राइम एस डिवाइड बाई डी टी, जो क्या हमें बता रहा था, जो एस प्राइम की स्पीड बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू एस, अगर ये कांस्टेंट है विच मीन्स कि अगर एस प्राइम एक इनर्शियल फ्रेम है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो जब आप इसकी वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि जो एस प्राइम है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और उसकी कांस्टेंट स्पीड जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं रहेगी, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। अगर वो 50 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो वो थ्रू आउट उसकी मोशन में 50 ही रहेगी और वो चेंज नहीं होगी। और इसका मतलब है कि उसकी अगर आप टाइम के साथ चेंज लेंगे तो वो ज़ीरो आएगी। तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो, विच मीन्स कि ये जो दूसरी टर्म है, ये जो मिडल टर्म है इस एक्सप्रेशन में, ये ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ये आता है कि ए पी एस इक्वल्स ए पी एस प्राइम। और अमेजिंगली जो ये रिजल्ट है एक्सेलरेशन का, ये सिंपली ये बता रहा है कि पी का एक्सेलरेशन जो ऑब्जर्वर एस मेजर करता है वही एक्सेलरेशन वही होगा जो ऑब्जर्वर एस प्राइम मेजर करता है, यानी पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन एस और एस प्राइम जो मेजर कर रहे हैं वो सेम है। और अगर एक्सेलरेशन दोनों सेम मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है, जो एफ इक्वल्स एम ए के इक्वल होता है, वो दोनों के लिए सेम रिजल्ट देगा, जो कि बिल्कुल हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम्स में अप्लाई होता है। और ये हमने रिजल्ट जो है ये इसी कंडीशन को बुनियाद बना के अखज़ किया है कि अगर जो एस प्राइम है फ्रेम वो एस के लिहाज से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, विच मीन्स कि वो इनर्शियल फ्रेम है, तो उसका मतलब है कि अब जो मेजरमेंट्स करेंगे एस प्राइम वाला ऑब्जर्वर और एस वाला ऑब्जर्वर पार्टिकल पी के एक्सेलरेशन की वो सेम आएगा। और इसका मतलब है कि उन दोनों के लिए जो वो न्यूटन सेकंड लॉ अपने अपने फ्रेम्स में अप्लाई करेंगे वो सेम रिजल्ट देंगे। और यही तो हमने लास्ट टॉपिक में जब मैंने इनर्शियल फ्रेम्स पढ़ाए थे तो हमने बात की थी कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो हमें इनर्शियल फ्रेम्स देता है और जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम्स में लागू होते हैं। इन जनरल ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये किसी भी फ्रेम के लिए सही है, लेकिन अगर इनर्शियल फ्रेम होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होगा दोनों फ्रेम्स के ऑब्जर्वर्स के लिए। लेकिन अगर वो इनर्शियल नहीं है एक दूसरे के लिहाज से तो फिर हमारे पास ये कंडीशन नहीं आएगी। और इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो मुख्तलिफ रिजल्ट देगा उन फ्रेम्स में।
और यही वजह है कि हम कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है इनर्शियल फ्रेम्स में, और ये हमने उसको मैथमेटिकली प्रूफ किया है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो वाकई ही इनर्शियल फ्रेम्स में एप्लीकेबल होता है, वैसे हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस वाज अ डायरेक्ट प्रूफ के जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड होता है, यानी वो हमें सेम रिजल्ट देता है। और ये जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आई है ये इसी चीज़ का सबूत है। तो मोस्ट केसेस में हम इस फार्मूला में, ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज का फार्मूला है, इसमें इंटरेस्टेड होंगे। और अब मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ इसी फार्मूला को यूज़ करके कि आपने कैसे इस फार्मूला को यूज़ करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और ये चूँकि मैंने एक जनरल फार्मूला ड्राइव किया है, ये जो एक्सप्रेशन है ये वेक्टर इक्वेशंस है, विच मीन्स कि आप इसको जब एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए लिखेंगे तो ये सेपरेटली 3 इक्वेशंस बनेगी। तो मैंने एक जनरल फार्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। जनरल फार्मूला वेक्टर फॉर्म में हमेशा ही जनरल फार्मूला ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आप उसको हम सिंपल इंडिविजुअल केसेस के ऊपर बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस फार्मूला को मैं 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूँ इसको यूज़ करके, और उन 2 प्रॉब्लम्स में जो पहला प्रॉब्लम्स है वो 1 डायमेंशनल है, ताकि ये जो मैंने जनरल फार्मूला ड्राइव किया है आपके लिए, इसको आपको पता चल जाए कि 1 डायमेंशन में कैसे यूज़ होता है। और सेकेंडली फिर इसको मैं 2 डायमेंशनल केस में यूज़ करूँगा, और उसमें भी आप देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है और इस फार्मूला को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस इक्वेशन को लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था वो ये है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो P और S है सबस्क्रिप्ट में, ये VPS हमें ये बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ P एज मेजर्ड बाई S। सिमिलरली VS प्राइम S बता रहा है वेलोसिटी ऑफ S प्राइम एज मेजर्ड बाई S। और ये जो VPS प्राइम है ये है वेलोसिटी ऑफ P एज मेजर्ड बाई S प्राइम। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि किसकी वेलोसिटी मेजर की जा रही है और कौन वेलोसिटी मेजर कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। एंड लेट्स नाउ सॉल्व 2 एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। जो पहली एग्जाम्पल मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उसकी स्टेटमेंट ये है, यू ड्राइव नॉर्थ ऑन अ स्ट्रेट 2 लेन रोड एट अ कांस्टेंट 88 किलोमीटर पर आवर स्पीड। A truck in the other lane approaches you at a constant speed of 104 kilometers per hour. Find A, the truck velocity relative to you, and B, your velocity relative to the truck, and C, how do the relative velocities change after you and truck pass each other. This is a one dimensional problem। और ये स्टेटमेंट है हमारे पास कि एक आप 2 डायमेंशनल रोड के ऊपर जा रहे हैं, जो 2 डायमेंशनल नहीं 1 डायमेंशनल रोड है, लेकिन 2 लेन रोड है। तो उसमें जो आपकी स्पीड है वो 88 किलोमीटर पर आ रहा है, और आपके सामने से एक ट्रक आ रहा है जिसकी स्पीड 104 किलोमीटर पर आ रहा है। तो आपने उस ट्रक की रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी है अपने लिहाज से। और फिर बी पार्ट में पूछा गया कि अगर ट्रक वाला स्पीड मेजर करता है तो वो क्या मेजर करता है, और सी पार्ट में पूछा गया कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे चेंज होगी जब ट्रक और आप एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम की डायग्राम भी दी हुई थी बुक के अंदर, लेकिन मैंने उसको कॉपी नहीं किया क्योंकि हम इस स्टेटमेंट से खुद डायग्राम ड्राइव करना चाहते हैं। तो हम डायग्राम को ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 2 डायमेंशनल 2 लेन रोड है। 2 लेन रोड को आप इस तरह दिखा सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक लेन है, ये वाली, इसमें यहाँ पे आप हैं इस लेन में और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपकी स्पीड जो है वो 88 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ये हैं U, और आपकी मुखालिफ सिमत में इधर से एक ट्रक आ रहा है, और ट्रक जो है वो इस सिमत में मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 104 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रक है, तो मैं इसको T से रिप्रेजेंट करता हूँ, और आपको मैं जो U है Y से रिप्रेजेंट करूँगा। सही है। तो हमने स्पीड मेजर करनी है ट्रक की U के लिहाज से, यानी अपने लिहाज से। ये हमारा फर्स्ट टास्क है। लेकिन ये जो स्पीड्स दी हुई हैं ये किसके लिहाज से हैं, ठीक है। ये लाजमी तौर पे किसी ऐसे ऑब्जर्वर के लिहाज से हैं जो अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको कोई ऑब्जर्वर कह लें या सिंपली अर्थ कह लें, अर्थ के लिहाज से। तो हम एक तीसरा यहाँ पे बंदा भी दिखा सकते हैं जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये वो बंदा है जिसके लिहाज से ये स्पीड्स जो आपको दी हुई हैं वो मेजर की जा रही हैं। तो ये अर्थ है, जो भी ऑब्जर्वर कोई अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है। अब देखें
बिल्कुल उसी तरह की डायग्राम बन गई है जिस तरह की डायग्राम ये मैंने ऊपर ड्रॉ करके ये फंडामेंटल जो बेसिक फार्मूला था ये वाला ये फार्मूला लिखा था। सही है। तो अब हम इसी तरह की डायग्राम इस केस में भी बनाते हैं और इस केस में हमारे पास जो स्पीड दी हुई है वो ये है कि जो अर्थ वाले ऑब्जर्वर के लिहाज से स्पीड आपकी है वो क्या है 188 किलोमीटर। तो उस स्पीड को हम नाम देंगे v। अब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है जिसका मैंने आपको बताया था कि किसकी स्पीड मेजर की जा रही है और कौन मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे u की स्पीड मेजर की जा रही है आपकी या हमारी, जिसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे y की स्पीड मेजर की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू e अर्थ। तो ये बनेगा v y e, ये वेक्टर v y e है। और ये जो वेक्टर बनेगा ये भी अब अर्थ स्पीड मेजर हो रही है, अर्थ के लिहाज से स्पीड मेजर लेकिन ट्रक की। तो ये वाला जो वेक्टर है ये क्या बनेगा v t e। सही है। और तीसरा वेक्टर अब हम ये बनाते हैं y से t तक, और ये वो स्पीड है जो आप या मैं मेजर कर रहा हूं ट्रक की। तो ये वाला जो वेक्टर है ये बनेगा v t y, क्योंकि ये वो स्पीड है जो हम मेजर कर रहे हैं ट्रक की। तो अब हमारे पास देखें ट्राइंगल बन गई, और इस ट्राइंगल को अब हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये वेक्टर्स बना रहे हैं ट्राइंगल। तो सिंपली वेक्टर एडिशन यूज़ करके इस अपने सिनेरियो के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं बिल्कुल इस तरह की, जैसी इक्वेशन ये हमने लिखी थी इस वाले सिनेरियो में। सही है। तो अब आपको पता चल रहा है कि आपने सिर्फ ये इक्वेशन का रट्टा नहीं लगाना कि ये इक्वेशन क्या चीज़ है, बल्कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं दीज आर इम्पोर्टेंट। तो आपने ये चीज़ समझनी है। उसके बाद प्रॉब्लम कोई भी आ जाए आप सिंपली अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम चुना है क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें आप डायग्राम बनाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको समझेंगे। तो अब इससे अगर हम इक्वेशन लिखें तो आप देखें कि ये जो v y e वाला वेक्टर है ये ऐड हो रहा है v t y वाले में, और इनका रिजल्टेंट बन रहा है v t e। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले पार्ट के लिए, और ये पहला पार्ट जो है ये बनता है v वेक्टर y e प्लस v वेक्टर t y इक्वल्स v t e। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने v t y कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू u, यानी हम अपने लिहाज से। तो ये बन जाएगा v टी वाई इक्वल्स v टी ई प्लस v वाई। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई इस केस के लिए, वो केस जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन ये इक्वेशन अभी भी वेक्टर इक्वेशन है, और हमारा जो केस है, जो ये प्रॉब्लम है, वो वन डायमेंशनल है। सही है। यानी ट्रक और कार जो हैं वो एक ही लेन में मूव कर रहे हैं, एक ही एक्सेस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, और वो उसको दिया हुआ है कि जो कार है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है और जो ट्रक है वो ऑफकोर्स उसके अपोजिट जा रहा है, तो वो माइनस नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे डिफाइन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है ये मेरा नॉर्थ है। तो इस लिहाज से अगर x पॉजिटिव है तो जो कार की स्पीड है v y विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो हम हैं u हैं, तो ये वाला जो है हमारे पास v y e, ये v y e माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि मैं इसको इधर से लेके आया हूँ, तो यहाँ पे ये माइनस साइन हो जाएगा। तो ये जो v y e है ये हमारे पास पॉजिटिव है, दिस इज़ पॉजिटिव, और इसकी रीज़न ये है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। अब मैं करने ये लगा हूँ कि मैं वेक्टर इक्वेशन को स्केलर इक्वेशन में चेंज करने लगा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव या नेगेटिव वो आप इधर से देखते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये जो वी वाई ई है इसकी मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव है और इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये पॉजिटिव रहेगी। जो वी टी ही है उसकी मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है 104 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। ये ट्रक जो है ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और लिहाजा ये क्या बन जाएगा माइनस वी टी ई। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी वी टी
y, अब स्केलर फॉर्म में वन डायमेंशनल इक्वेशन बन गई है। बेशक इसको आप लिख लें x, ये x या मनफी x जो है इसकी डायरेक्शन बाद में हमें पता चलेगी, लेकिन ये सिर्फ x ये बता रहा है कि ये x एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रही है, इक्वल्स माइनस वी टी ई एक्स। अब माइनस साइन जो है ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने वेलोसिटी को वेक्टर से अब स्केलर फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में थी, यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई, ये माइनस साइन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो तीसरी टर्म है ये माइनस ही रहेगी क्योंकि जो वी वाई ई है वो पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस वी वाई ई। अब मैं इसके अंदर इसकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, और वैल्यूज अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो वी टी वाई एक्स जो है, वी टी ई ट्रक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये कितनी है 104 किलोमीटर पर आवर, और जो कार की स्पीड है वो है 88 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो वी टी वाई है वो आ गया -192 किलोमीटर पर आवर, और 192 किलोमीटर जो है किलोमीटर पर आवर ये इसकी मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की, और जो माइनस साइन है वो ये बता रहा है कि इस वेलोसिटी की जो वेलोसिटी मेजर की जा रही है, यानी जो ट्रक की स्पीड हमने मेजर की है विद रिस्पेक्ट टू अस वो माइनस है, विच मीन्स कि जो ट्रक है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। या जो रिलेटिव स्पीड हमने मेजर की है, यानी जब हम ट्रक की स्पीड मेजर करेंगे तो हमें ट्रक 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ यानी हमारी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा जवाब है। अब आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पता चली होगी कॉन्सेप्ट्स की कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सो इन दैट रिगार्ड दिस एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर ट्रक वाला हमारी स्पीड मेजर करता है, यानी अगर हम मेजर करते वी टी ई अगर हम मेजर करते वी टी वाई हम कैलकुलेट कर सकें, तो अगर ट्रक वाला मेजर करता जो वी वाई टी होता, यानी हमारी स्पीड u की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो चूंकि वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो ये सिंपली क्या बन जाता, ये अगर नेगेटिव 192 है तो ये बन जाता प्लस 192 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर ट्रक वाला देखता तो उसको यूं लगता कि जो कार है या जो हम हैं हम 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी जो हमारी डायग्राम थी वो इस तरह की थी कि ये हमारा एक्स एक्सिस था, यहाँ पे ट्रक था नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये -192 किलोमीटर पर आवर, और जो हम थे हम इधर मौजूद थे और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी जो बनेगी ये बनेगी 192 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड है जो ट्रक वाला मेजर करेगा, और ये ट्रक की स्पीड है जो हम मेजर करेंगे, और ये जो आंसर है ये हमारा पार्ट बी है। अब पार्ट सी में वो हमसे पूछता है कि अगर जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, आप इस डायग्राम में गौर करें तो चूंकि ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट मान लें, ये वाला जो पॉइंट है कि यहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करने के बाद अब जो ट्रक है वो इधर चला जाएगा और जो हम हैं अब हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये क्रॉस करने के बाद का सिनेरियो होगा। तो अब आप देखें कि अब हमारा आंसर कैसे चेंज होगा। जो मैग्नीट्यूड है स्पीड की, रिलेटिव स्पीड जो है वो उतनी ही रहेगी 192, क्योंकि वो जो रिलेटिव स्पीड है वो डिपेंड कर रही है किस स्पीड से कार मूव कर रही है या फिर किस स्पीड से ट्रक मूव कर रहा है। जो रिलेटिव स्पीड है वो उसका नतीजा है, सही है। लेकिन अब क्या होगा, अब जो क्रॉस करने के बाद अगर वो पहले क्रॉस करने से पहले इस स्पीड से एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तो क्रॉस करने के बाद अब वो 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे से दूर चलते जाएंगे। यही डिफरेंस है और यही इसका आंसर है, और रिलेटिव स्पीड की मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ चेंज नहीं होता। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, और इसमें आप देखेंगे कितनी डिटेल थी और कितनी अंडरस्टैंडिंग थी कि रिलेटिव स्पीड के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट मी सॉल्व नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, व्हिच इज अ टू डायमेंशनल प्रॉब्लम बट अ बिट ट्रिकी वन, बट वेरी इंटरेस्टिंग नॉनदलेस।
तो ये दूसरा प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, और ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। और चूँकि हमने वेक्टोरियल फॉर्म वेलोसिटी की ड्राइव की थी, तो हम इसको इसमें देखेंगे कि कैसे हम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यानी जो लास्ट प्रॉब्लम था उसमें मैंने डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं ली थी, यानी नेगेटिव साइन सिंपली यूज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मोशन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और जो प्रॉब्लम है वो 1 डायमेंशनल है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है, 2 हाईवे इंटरसेक्ट एज शोन इन द फिगर। ये आपको 2 रोड नज़र आ रहे हैं डायग्राम में, और वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एट द इंस्टेंट शोन, जिस लम्हे पे ये तस्वीर ली गई है, a police car P is 41 meter from the intersection and moving at 76 km per hour. A motorist M is 57 meter from the intersection and moving at 62 km per hour. At this instant, what is the velocity, magnitude and angle with the line of sight of the motorist with respect to police car? तो एक मोटरिस्ट है, यानी कार जो ऊपर से आ रही है जिसको एम से रिप्रेजेंट किया गया है हमारे पास वो है। दूसरी पुलिस की कार है जिसको पी से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये दोनों मूव कर रहे हैं एक इंटरसेक्शन की तरफ जहाँ पे रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ये जिस इंस्टेंट के ऊपर तस्वीर ली गई है, पूछा ये गया है कि इस इंस्टेंट के ऊपर जो इस कार की वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार, वो क्या होगी। तो हमने वी एम पी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू p। ओके, तो इसकी एक मैं रफ डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ, और वो रफ डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह है कि बिल्कुल ऐसे ही हम x और y एक्सिस ड्रा करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और फ़र्ज़ करें कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो अब सिचुएशन इस तरह है कि जो पुलिस कार है p, वो इस डायरेक्शन में आ रही है हमारे पास, और जो मोटरिस्ट है M, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास आ रहा है। ये रही M। तो हमने कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ M एज मेजर्ड बाय P। ओके, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी टेढ़ा बन गया। लेट मी करेक्ट इट फर्स्ट। लेट मी सी इफ आई कैन करेक्ट इट बाय जस्ट रोटेटिंग इट। आई होप आई कैन। नोप, परफेक्ट। ओके, तो ये अब हमारे पास सिचुएशन है, और अब अगेन हमने जो इसके वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। और वेलोसिटी वेक्टर्स हम इसके इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इस इंटरसेक्शन के लिहाज से m की स्पीड है वो क्या है, और जो इंटरसेक्शन के लिहाज से p की स्पीड है वो क्या है, और जो फिर m की स्पीड p के लिहाज से है वो क्या बनती है। तो अगर आप इस इंटरसेक्शन के लिहाज से देखें, ये वाला जो इंटरसेक्शन है, तो इसके लिहाज से जो p की स्पीड वेलोसिटी वेक्टर है वो ये वाला है, और ये वेलोसिटी वेक्टर बनेगा vp, और मैं इंटरसेक्शन को i कह रहा हूँ। सिमिलरली जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा इस i के लिहाज से इस m का, वो बनेगा vmi, और वो इस डायरेक्शन में, और मैं अभी इस पॉइंट को आई का नाम देता हूँ जो हमारी इंटरसेक्शन है। और फाइनली तीसरा वेक्टर वो क्वांटिटी है जो हमें चाहिए, यानी m की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू p। तो इसलिए मैं इस एरो को रिप्रेजेंट करता हूँ m से p की तरफ, और ये हमारे पास बनेगा vmp, और ये वो चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड है। अगेन हमारे पास ट्राइंगल बन गई है, साफ हमें नज़र आ रहा है, और इस ट्राइंगल से हम जो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला है वो लिख सकते हैं। और वो फार्मूला इस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है v pi प्लस v mp इक्वल्स v mi। ये सिंपली इस डायग्राम से मैंने फार्मूला लिख लिया है, अगेन वेक्टर एडिशन से। अब हमारे पास 3 वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू i, वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू i, और वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू p। इनमें से 2 वेलोसिटीज़ हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम में, तीसरी हमें चाहिए। लेकिन रुकें, ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है और वेलोसिटी वेक्टर्स में है, तो हमें वेक्टर वैल्यूज़ चाहिए वेलोसिटी की। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे डिफाइन किया था कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और अगर ऐसा है तो x एक्सिस जो है वो i यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो y एक्सिस है उसकी डायरेक्शन को आप j यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स राइट द वेलोसिटी वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ i एंड j यूनिट वेक्टर। तो फिर जो vpi है
चूंकि ये प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस वी पी आई का कोई वाई कंपोनेंट नहीं है। यानी जो वी पी आई है हमारे पास, वी पी आई, इसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है, पी आई की वैल्यू क्या दी हुई है, पुलिस कार जो है वो 76 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, और ये 76 आई बनेगी। क्यों? क्योंकि -76 आई बनेगी, क्योंकि जो पुलिस की कार है वो माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। सिमिलरली जो वी एम आई है, वी एम आई, ये -62 किलोमीटर पर आवर बनेगी, क्योंकि जो मोटर है, ये जो कार है, वो इंटरसेक्शन के लिहाज से नेगेटिव वाई एक्सिस के लंग जा रही है, तो ये -62 जे आ जाएगी। तो अब हमने वेलोसिटीज को मुकम्मल वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। वी पी आई जो है उसके साथ सिर्फ आई यूनिट वेक्टर आया है, क्योंकि वो मोशन प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस है, तो कोई उसका वाई कंपोनेंट है ही नहीं। सिमिलरली जो वी एम आई है वो प्योरली वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो उसका कोई आई वाला कंपोनेंट नहीं है, और इसलिए मैंने इसको सिर्फ आई की फॉर्म में और दूसरे को सिर्फ जे की फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ से हम इजीली वी एम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को, जो ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं एम आई के लिए, तो ये एक्सप्रेशन बनेगी वी एम आई इक्वल्स, हमने इसको सॉल्व करना है एम पी के लिए, तो ये बनेगी वी एम पी इक्वल्स वी एम आई माइनस वी पी आई। और अब अगर हम इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास वी एम पी बन जाएगी। वी एम आई की जो वैल्यू है वो है -62 जे, और वी पी आई की जो वैल्यू है वो -76 है, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे +76 आई यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गई, वेक्टर वैल्यू आ गई ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार एज मेजर्ड बाय द पुलिस कार। लेकिन हमसे पूछा गया था कि हमने इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, तो सिंपली इसका हम स्क्वायर रूट लेके उसका पाइथागोरस थ्योरम से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर चूंकि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं तो tan थीटा वाला फार्मूला यूज़ करके डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो वी एम पी की मैग्नीट्यूड आएगी हमारे पास, वी एम पी मैग्नीट्यूड, ये होगा 76 स्क्वायर्ड प्लस -62 स्क्वायर्ड होल स्क्वायर रूट, और जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 98 किलोमीटर पर आवर। तो जो मैग्नीट्यूड आती है वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ मोटर एम एज मेजर्ड बाय द पुलिस कार, वो आती है 98 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप इसकी डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो जो डायरेक्शन आएगी उसका फार्मूला हमें पता है, वो क्या होता है। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है तो ये होता है tan इनवर्स y कंपोनेंट वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे -62, तो ये बनेगा -62, और x कंपोनेंट जो है वो +76 है, तो ये एंगल जो बनता है, ये एंगल आता है हमारे पास -39 डिग्रीज। और अब आती है यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये जो -39 है ये हमें क्या बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने x और y कोऑर्डिनेट डिफाइन किया हुआ था, तो ये -39 जो है ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस है। इसको पहले ड्रॉ करते हैं और फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये बता क्या रहा है। तो अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि ये मेरा x एक्सिस है, लाइन फिर से टेढ़ी है, लेट मी करेक्ट इट, कि अगर ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, गुड, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और -39 जो है वो ये वाला एंगल होता है इस डायरेक्शन में। इस तरह के जो ये वाला एंगल है ये -39 है। आपको पता है कि एंगल जो है वो +39 होता तो वो पॉजिटिव x एक्सिस से ऊपर की तरफ जाता, -39 जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस से नीचे की तरफ जाता है। लेकिन ये एरो जो है, ये एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये एरो जो है इसको वी एम पी को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ कार एज मेजर्ड बाय द पुलिस कार। तो ये एरो
उस रिलेटिव स्पीड को बता रहा है जो पुलिस कार मेजर करती है दूसरी कार की जो मोटर कार है। लेकिन अगर हम गौर करें तो मोटर कार तो जो थी, लेट मी डू दिस, जो मोटर कार थी वो तो अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो वो प्योरली अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस जा रही है। और इंटरेस्टिंगली ये एरो हमें ये बता रहा है कि जो पुलिस वाली कार है वो उसको इस डायरेक्शन में जाता देखेगी, इस डायरेक्शन की बजाय। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि रिलेटिव स्पीड में जब हमें नजर आ रहा है, यानी इंटरसेक्शन के लिहाज से जो ये मोटर कार M है ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, लेकिन जो दूसरी कार जो इंटरसेक्शन के लिहाज से रिलेटिव मोशन में है, जो पुलिस की कार है, वो इसको कैसे देखती है? वो इसको ऐसे देखती है कि जो M है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की बजाय एक्स एक्सिस के साथ -39 डिग्री का एंगल बनाते हुए उस डायरेक्शन में जा रही है। एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिकॉज P जो है वो खुद मोशन के अंदर है। तो ये एंगल है जो ये रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन हमसे पूछा गया था कि आपने एंगल बताना है अलोंग लाइन ऑफ साइट, और जो लाइन ऑफ साइट है वो ये वाली है कि अगर ये हमारे पास पुलिस कार है इस पॉइंट के ऊपर और ये मोटर है तो ये इनकी लाइन ऑफ साइट बनती है, ये वाली। सही है। तो अगर मैं ये एक्सिस एक्स ड्रॉ करूं यहाँ पे तो ये लाइन ऑफ साइट है जो ये वाली लाइन है, और इस लाइन ऑफ साइट को अगर मैं इसको ट्राइंगल बनाऊं तो ये पोजीशन जो 57 मीटर है ये इसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है पोजीशन की, और ये वाली जो 41 मीटर है ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो हम ये एंगल जो लाइन ऑफ साइट का है इस इंस्टेंट के ऊपर जब पुलिस की कार जो है वो कार M की वेलोसिटी मेजर करती है तो उस वक्त जो डायरेक्ट एंगल बन रहा है उनके दरमियान लाइन ऑफ साइट जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सिंपली tan इनवर्स 57 डिवाइड बाई 41 होगा। तो जो लाइन ऑफ साइट का एंगल है उस एंगल को मैं फाई कहता हूँ, वो हमारे पास आएगा tan इनवर्स 57 मीटर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिवाइड बाई 41 मीटर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और ये एंगल हमारे पास आता है -54 डिग्रीज, -54 डिग्रीज। तो लाइन ऑफ साइट जो है वो एंगल बना रही है -54 डिग्रीज। जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस -39 डिग्रीज। सवाल में पूछा गया था कि जो ये रिलेटिव वेलोसिटी VMP है ये लाइन ऑफ साइट के साथ क्या एंगल बनाती है। तो अब मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रा करता हूं और आपको दिखाता हूं कि उनका क्या मतलब है लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल का। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है अब वो इस तरह का है कि ये एक्स एक्सिस है, नोप, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा है एक्स एक्सिस। सही है। और यहाँ पे फर्ज करें जो कार P थी, यहाँ पे कार M थी, और जो लाइन ऑफ साइट है वो ये वाली है P, और जो लाइन P और M को उस इंस्टेंट पे जोड़ रही है हम यूँ फर्ज कर लेते हैं कि M ये है। सही है। तो ये लाइन ऑफ साइट है, और ये लाइन ऑफ साइट जो ये वाला एंगल बना रही है ये कितना बना रही है, लेट मी मेक इट एक्चुअली येलो। तो ये जो एंगल बना रही है लाइन ऑफ साइट विद एक्स एक्सिस ये है -54 डिग्रीज। लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर VMP था वो जो एंगल बना रहा था विद एक्स एक्सिस वो कितना था, माइनस ये VMP था। ये कितना एंगल बना रहा था, अगर मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल बन रहा था, ये बन रहा था -39 डिग्रीज। तो जो लाइन ऑफ साइट के साथ यानी ये येलो लाइन के साथ जो ये ब्लू या ग्रीन लाइन एंगल बना रही है वो ये वाला एंगल है, और ये एंगल जो है ये -39 और -54 का डिफरेंस है, और ये आता है 15 डिग्रीज पॉजिटिव। तो ये एंगल जो है ये एंगल सवाल में पूछा गया था, उन्होंने सिर्फ वेलोसिटी VMP का एंगल नहीं पूछा था। सही है। तो जो लाइन ऑफ साइट के साथ ये रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर एंगल बनाता है वो 15 डिग्री है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक था, अदरवाइज
सिंपली आपने प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर लिया था जब आपने VMP की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की और फिर उसका एंगल कैलकुलेट किया। तो ये दूसरा प्रॉब्लम था जिसमें 2 डायमेंशनल केस हमने यूज़ किया है, यानी 2 डायमेंशनल इक्वेशन यूज़ की है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं फिर रिपीट करूँ ये लेक्चर ख़त्म करने से पहले, और वो ये है कि ये जो डायग्राम है, इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि कार जो प्योरली नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रही थी विद रिस्पेक्ट टू समवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जब पुलिस की कार ने जो बजाते खुद मोशन में थी, जब पुलिस की कार ने उस कार को देखा तो फिर वो कार M पुलिस की कार को इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दी। सही है। तो एक बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको जो कार है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन पुलिस वाले को जो मोशन में है उसको वही कार किधर जाती हुई दिखाई देगी, इस डायरेक्शन में। एंड दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी और ड्यू टू रिलेटिव मोशन के एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से जब दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। So this is very important topic and this is gonna haunt you. It is gonna show up again and again and again physics में. So just make sure कि you understand it. And our chapter is finished. So let's move on to solve a couple of multiple choice question and start next chapter. I'll see you then.